हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेब स्टडी क्लासेस। सो गाइस, आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। यूजीसी नेट कॉमर्स जून 2023 में जितने भी क्वेश्चंस मार्केटिंग मैनेजमेंट की यूनिट से पूछे गए थे, आज उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये डिस्कशन ऑन मार्केटिंग मैनेजमेंट PYQs। So first question is on your screen now. The question is, which of the following are the reasons for manufacturers and retailers to brand their offerings? So देखिए क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं और जो रिटेलर्स हैं, वो जो भी ऑफर कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफर कर रहे होते हैं कंज्यूमर्स को, वो उसकी ब्रांडिंग क्यों करते हैं, राइट? तो देखिए 5 ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले बोला गया है हेल्प टू गॉज द लेवल ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी। तो क्या जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसको बेटर करने में हम हेल्प मिलेगी ब्रांडिंग से? तो जी नहीं, बिल्कुल इरेलीवेंट पॉइंट है। एनेबल प्रीमियम प्राइसिंग, क्या ब्रांडिंग करने से हम प्रीमियम प्राइस चार्ज कर सकते हैं? यस, हम देखते हैं कि बहुत सारे जो ब्रांड्स होती हैं, जब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की ब्रांडिंग हो जाती है तो उसका प्रीमियम प्राइस चार्ज करा जाता है। सो बी यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूट्स टू कॉर्पोरेट आइडेंटिटी प्रोग्राम्स। तो क्या कॉर्पोरेट आइडेंटिटी प्रोग्राम्स में ब्रांडिंग कंट्रीब्यूट करती है? जी हाँ, करती है। ब्रांडिंग से एक कॉर्पोरेट जो हमारी होती है, जो एक पर्टिकुलर कंपनी है, उसकी आइडेंटिटी क्रिएट होती है। तो सी भी यहाँ पर आएगा। इन्फॉर्म अबाउट द सोर्स ऑफ ए प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट के सोर्स के बारे में क्या ब्रांडिंग बताती है? जी नहीं, सोर्स के बारे में नहीं बताती। क्या इससे कस्टमर लॉयल्टी डेवलप होती है? यस, ब्रांडिंग से कस्टमर लॉयल्टी डेवलप होती है। बहुत सारे कंज्यूमर्स होते हैं जो ब्रांड्स को फॉलो करते हैं, और जब वो एक ब्रांड को फॉलो करने लगते हैं तो वो उसी ब्रांड को फॉलो करते रहते हैं। सो कस्टमर लॉयल्टी को डेवलप करने में भी ब्रांडिंग हेल्प करती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विच इज बी, सी एंड ई only. Next question is, which of the following are the disadvantages of straight salary sales compensation plan? तो सेल्समैन के लिए कंपनसेशन प्लान्स कंपनीज डिजाइन करती हैं, और उसमें से एक प्लान होता है जिसको हम स्ट्रेट सैलरी बोलते हैं। हमें बताना है स्ट्रेट सैलरी के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो स्ट्रेट सैलरी होती क्या है? क्योंकि स्ट्रेट सैलरी एक सबसे सिंपलेस्ट कंपनसेशन प्लान होता है जिसमें जो सेल्स पर्सन है उसे एक फिक्स्ड सम रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर दिए जाता है। यानी कि जैसे कि अगर मंथली सैलरी 10,000 है, तो हर महीने के बाद 10,000 हम दे देंगे। या वीकली कंपनसेशन कंपनी दे रही है, तो जैसे मान लो पर वीक 3,000 रुपीज दी जाते हैं, तो पर वीक हम 3,000 रुपीज दे देंगे। यहाँ पर कोई इंसेंटिव या कमीशन वगैरह नहीं होता है, इसको हम स्ट्रेट सैलरी बोलते हैं। सो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि स्ट्रेट सैलरी के डिसएडवांटेजेस क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले दिया गया है सेल्स वॉल्यूम इज एम्फेसाइज्ड ओवर प्रॉफिट्स। तो क्या हम सेल्स वॉल्यूम को एम्फेसाइज करते हैं ओवर प्रॉफिट्स इन स्ट्रेट सैलरी? तो यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव में ओवर स्टॉक द कस्टमर, क्या सेल्स पर्सन ओवर स्टॉक करेगा कस्टमर को इन केस ऑफ स्ट्रेट सैलरी? ओवर स्टॉक, कस्टमर को ओवर स्टॉक करने का क्या मतलब होता है? कस्टमर को ओवर स्टॉक करने का बेसिकली मतलब है कि जो सेल्स पर्सन है बहुत ज्यादा पुश करेगा कस्टमर को प्रोडक्ट खरीदने के लिए, उसको हम कहते हैं ओवर स्टॉक कर देना। यानी कस्टमर को जरूरत नहीं है प्रोडक्ट की, लेकिन आप फिर भी उसे प्रोडक्ट सेल करके आ गए, उसको हम कहते हैं कस्टमर को ओवर स्टॉक कर देना। ये उस सिनेरियो में होता है जब एक सेल्समैन के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर होता है सेल्स करने का। स्ट्रेट सैलरी में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ज्यादा कमीशन उसको मिल नहीं रहा है, तो वो कस्टमर को ओवरस्टॉक नहीं करेगा। सो बी भी यहां पर नहीं आएगा। नेक्स्ट इज लो मोटिवेशनल इंपैक्ट। तो यस, दिस इज आल्सो दिस इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेट सैलरी, कि लो मोटिवेशनल इंपैक्ट होता है। सेल्स पर्सन मोटिवेटेड फील नहीं करते हैं, क्योंकि उनको एक फिक्स सैलरी मिलेगी आफ्टर एवरी मंथ, आफ्टर एवरी वीक और आफ्टर 15 डेज, तो वो मोटिवेटेड फील नहीं करेंगे ज्यादा सेल्स करने के लिए। सो यस, सी इज द डिसएडवांटेज ऑफ स्ट्रेट सैलरी सिस्टम। डिफिकल्ट टू अट्रैक्ट और रिटेन टॉप सेल्स परफॉर्मर्स। तो यस, जो टॉप सेल्स परफॉर्मर होते हैं उनको आप रिटेन नहीं कर सकते इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में, क्योंकि जो टॉप सेल्स परफॉर्मर्स होंगे वो ऐसी जगह काम करना पसंद करेंगे जहां पर उनको कमीशन, उनको इंसेंटिव भी मिले। सो यस, D is also a disadvantage, and sales representatives may focus on products that require least effort to sell. तो सेल्स पर्सन किस प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करेंगे स्ट्रेट सैलरी में? जहां पर सबसे ज्यादा कम एफर्ट लग रहा है, राइट? क्योंकि उनको फिक्स सैलरी यहाँ पर मिल रही है, फिक्स सम मिल रहा है। सो ई इज ऑल्सो एन डिसएडवांटेज। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा होगा ऑप्शन नंबर 1। सो दीज आर सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेट सैलरी। डिटेल में आप यहाँ से इनको पढ़ सकते हैं। जो स्ट्रेट सैलरी होती है बेसिकली ये सिंपल हमारी होती है, कस्टमर सर्विस इसमें एनकरेज करी जाती है, राइट? इनकम कंपनीज की प्रोटेक्ट हो जाती हैं,
राइट। टीम सेलिंग को आप फैसिलिटेट कर सकते हो, लेकिन इसके काफी सारे डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। जो सेल्स है आपकी वो एक लिमिट में होती है, राइट। फिक्स सेलिंग कॉस्ट कंपनी की इंक्रीज हो जाती है, जो सेल्स पर्सन है उसको इंसेंटिव नहीं मिलता है, उसकी वजह से जो स्टार परफॉर्मर्स हैं वो कंपनी में काम नहीं करते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। तो ये कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं स्ट्रेट सैलरी के। Next question is the practice of setting a price target by the firm and then developing a product that would allow the firm to maximize total profits at a price is called. So वो कौन सी प्रैक्टिस होगी प्राइस को सेट करने की, जहां पर एक टारगेट लेकर के कंपनी चलेगी और फिर उस प्रोडक्ट को डेवलप करेगी, राइट, और अपने टोटल प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेगी, राइट। तो ये हमसे यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। सो इसमें आप देखिए जो ऑप्शंस हमारे पास दिए गए हैं वो है प्रेस्टीज प्राइसिंग, प्राइस लाइनिंग, प्राइस मैचिंग एंड वैल्यू प्राइसिंग। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें यहाँ पर जाना पड़ेगा जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पर होगा। सो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर के हिसाब से अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर निकालें तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर बनेगा प्राइस लाइनिंग, राइट। प्राइस लाइनिंग में क्या होता है, डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर प्रोडक्ट्स को डिफरेंट प्रोडक्ट्स को कंपनी प्राइस करती है, राइट, जिसकी हेल्प से वो अपने टोटल प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करती है। ऑल्दो प्राइस लाइनिंग में जो प्राइस टारगेट है वो पहले सेट नहीं करा जाता है, लेकिन अगर आप बाकी ऑप्शंस को पढ़ोगे तो प्रेस्टीज प्राइसिंग में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, प्राइस मैचिंग में भी बिल्कुल नहीं होता है, वैल्यू प्राइसिंग में भी नहीं होगा। लेकिन प्राइस लाइनिंग में यस हम एक काम जरूर करते हैं कि हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स के डिफरेंट प्राइस जो है वो सेट करते हैं प्राइस लाइनिंग में, जिसमें हम अपने टोटल प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं। सो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर हमारे यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 2 विच इज प्राइस लाइनिंग। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। Next question is arrange the key steps in developing a perceptual map to determine the position of a brand in the marketplace in sequence। तो हमें यहाँ पर कुछ steps दिए गए हैं, उन्हें sequence में लगाना है। perceptual map को कैसे डेवलप किया जाता है ये हमें बताना है, उसकी sequence यहाँ पर बतानी है। perceptual map होता क्या है, perceptual map ब्रांडिंग में एक कंसेप्ट है जिसको हम स्टडी करते हैं। परसेप्चुअल मैप का मतलब होता है कि जो कस्टमर है वो किस तरह से परसीव कर रहा है डिफरेंट ब्रांड्स को, राइट। आपकी डिफरेंट ब्रांड्स हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, उनको किस तरह से एक पर्टिकुलर कंज्यूमर जो है वो परसीव कर रहा है उनके एट्रीब्यूट्स के हिसाब से, राइट। या सिर्फ आपके प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, साथ में कंपटीटर्स के भी हो सकते हैं, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल सोप है, तो अलग अलग ब्रांड्स हैं सोप की, तो उनको किस तरह से एक कंज्यूमर परसीव कर रहा है विद द हेल्प ऑफ देयर एट्रीब्यूट्स, उसको हम परसेप्चुअल मैप बोलते हैं। तो उसको इन पर्टिकुलर स्टेप्स को हमें यहाँ पर सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहला स्टेप होगा एग्रीगेट ऑल ब्रांड्स बिलोंगिंग टू दैट कैटेगरी। जिस भी पर्टिकुलर कैटेगरी का आपको परसेप्चुअल मैप बनाना है, जितने भी ब्रांड्स हैं उनको आपको एग्रीगेट सबसे पहले करना पड़ेगा। तो सबसे पहला यहाँ पर स्टेप हमारा आएगा डी। सो अगर आप इतना भी यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का निकाल लेते एग्जाम में, आपको मान लो परसेप्चुअल मैप का पता भी नहीं है, लेकिन इन ऑप्शन को पढ़ के आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो कि फर्स्ट हमारा जो स्टेप होगा दैट वुड बी एग्रीगेटिंग ऑल ब्रांड्स बिलोंगिंग टू ए पर्टिकुलर कैटेगरी। तो यहीं से आपका आंसर जो है वो निकल जाएगा। बाकी तीन ऑप्शन आपके कैंसिल हो गए, राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो सबसे पहले आएगा डी। नेक्स्ट स्टेप वुड बी ए, आइडेंटिफाई सेट ऑफ कंपीटिंग ब्रांड्स, राइट। जो कंपीटिंग ब्रांड्स हैं उनको आइडेंटिफाई यहां पर करा जाएगा। नेक्स्ट स्टेप वुड बी आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स दैट कंज्यूमर्स यूज व्हेन चूजिंग ब्रांड्स यूजिंग क्वालिटेटिव रिसर्च। सो आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जिनको कंज्यूमर जो है वो यूज करता है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परसीव करते हुए, और ये कैसे करेंगे, यूजिंग क्वालिटेटिव रिसर्च। नेक्स्ट स्टेप हमारा आएगा ऑप्शन नंबर बी, एंड दैट वुड बी कंडक्ट क्वालिटेटिव रिसर्च वेयर कस्टमर स्कोर ईच ब्रांड ऑन ऑल की एट्रीब्यूट्स। सो आपने एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई कर लिया विद द हेल्प ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। अब आप क्वालिटेटिव रिसर्च को फर्दर कंडक्ट करेंगे ये जानने के लिए कि कंज्यूमर जो की एट्रीब्यूट्स हैं, जिन ब्रांड्स को वो परसीव कर रहा है, उनके जो की एट्रीब्यूट्स हैं उनमें एक कस्टमर कितना स्कोर जो है वो कर रहा है, राइट। जहां कस्टमर जिन भी एट्रीब्यूट्स में कस्टमर स्कोर कर रहा है उनको आप यहां पर आइडेंटिफाई करेंगे, निकाल के लेके आएंगे विद द हेल्प ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। एंड लास्ट स्टेप फिर हमारा हो जाएगा पुट ब्रांड्स ऑन 2 डायमेंशनल मैप्स। सो 2 डायमेंशनल मैप्स के ऊपर हम उन ब्रांड्स को वहां पर रखेंगे एंड देन वी विल क्रिएट द परसेप्चुअल मैप। सो यहाँ पर राइट सीक्वेंस हमारी होगी डी, ए, ई, बी एंड सी। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। Next question is which of the following are necessary characteristic of modern selling। So modern selling की necessary characteristic हमें बतानी है कि modern
वर्ड में जो हम सेलिंग करते हैं उनकी उसकी क्या क्या नेसेसरी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। मॉडर्न सेलिंग से बेसिकली यहाँ पर मतलब है हमारे मार्केटिंग कंसेप्ट से, एक तरह से आप वैसे भी इसको समझ सकते हैं। सो मॉडर्न सेलिंग में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, सबसे पहले है डेटाबेस एंड नॉलेज मैनेजमेंट। सो यस, टू डेटा के बेस के ऊपर हम आज की डेट में सेलिंग करते हैं, राइट। कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करा जाता है, उसका डेटाबेस हम क्रिएट करते हैं, उसकी हेल्प से हम कंज्यूमर को स्टडी करते हैं, राइट। तो सेल्स में डेटाबेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो डेटाबेस एंड नॉलेज मैनेजमेंट, सो ए यहाँ पर आएगा। ब्रांड एक्सटेंशन इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सेलिंग, सो बिल्कुल अनरिलेटेड है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट CRM प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मॉडर्न सेलिंग, राइट, जहां पर हम कंज्यूमर का जो डेटा है उसको स्टोर करते हैं, उसको स्टडी करते हैं। विद द हेल्प ऑफ दैट डेटा we try to maintain a long lasting relationship with the customer, so customer relationship management आएगा। A भी होगा, C भी। next segmentation targeting positioning, so देखिए segmentation targeting positioning it is not characteristic of modern selling, ये तो पहले से भी चलता आ रहा है, राइट। नेक्स्ट इज सेटिस्फाइंग नीड्स एंड एडिंग वैल्यू। सो देखो आज की डेट में जब भी हम सेल करते हैं वी फोकस ऑन सेटिस्फाइंग नीड्स एंड वांट्स ऑफ कंज्यूमर एंड प्रोवाइड अ पर्टिकुलर वैल्यू, अ यूनिक वैल्यू टू द कंज्यूमर्स। सो सेटिस्फाइंग नीड्स एंड एडिंग वैल्यू, यस दिस इज आल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सेलिंग। सो ACE would be the right answer. Right answer will be option number 1. Next question is, the model for budget or no frills airlines was first developed in the USA by Southwest Airlines in the 1970s। तो देखिए केस टाइप क्वेश्चन हमें दिया गया है। तो सबसे पहले बोला जा रहा है कि जो बजट एंड नो फ्रिल एयरलाइंस का मॉडल था, इसको सबसे पहले यूएसए में साउथ वेस्ट एयरलाइंस ने डेवलप किया 1970s में। आगे बोला गया है द प्रीमाइस ऑफ दिस बजट एयरलाइन वाज टू गेट पैसेंजर्स टू देयर डेस्टिनेशन फॉर लेस विद एन एडिक्वेट लेवल ऑफ सर्विस। तो क्या प्रीमाइस था इसके पीछे कि जो पैसेंजर्स हैं उनको उनकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाना कम कॉस्ट में बेसिकली और एक एडिक्वेट लेवल ऑफ सर्विस प्रोवाइड करते हुए। द हाईली सक्सेसफुल मॉडल हैज सिंस बीन कॉपीड बाय एयरलाइंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। द कंपिटिटिव एडवांटेज ऑफ बजट एयरलाइंस अराइजेस फ्रॉम द फॉलोइंग। तो बोला जा रहा है कि ये जो पर्टिकुलर मॉडल है नो फ्रिल एयरलाइंस का, लो बजट एयरलाइंस का, ये काफी सक्सेसफुल हुआ वर्ल्ड में, इसको काफी एयरलाइंस द्वारा अडॉप्ट भी करा गया। तो जो कंपिटिटिव एडवांटेज बजट एयरलाइंस को मिलता है वो किसकी वजह से मिलता है, ये बेसिकली हमें बताना है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, साउंड पोजिशनिंग, मेंटेनिंग लो ऑपरेटिंग कॉस्ट व्हाइल इंक्रीजिंग रेवेन्यू, इफेक्टिव मार्केट सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग एंड फोर्सेस एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट। सो आप देखो एक ऐसा मॉडल बना रहे हो, आपका जो बिजनेस मॉडल है उसमें क्या है, नो फ्रिल्स एयरलाइंस, यानी कि जहां पर कम से कम कॉस्ट आप अपनी लेकर के आ रहे हो, तभी तो आप कंज्यूमर्स को कम कॉस्ट में प्रोडक्ट प्रोवाइड कर पाओगे। अगर आपकी खुद की कॉस्ट ज्यादा है तो आप कंज्यूमर को कम कॉस्ट पे प्रोडक्ट नहीं प्रोवाइड कर सकते। और अगर आप अपनी कॉस्ट ज्यादा होते हुए कम कॉस्ट के ऊपर कंज्यूमर को प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हो, सो आपका बिजनेस मॉडल चलेगा नहीं, क्योंकि आपका जो रेवेन्यू है वो नहीं बढ़ेगा, आपकी सेल्स नहीं बढ़ेगी, राइट। ठीक है, आपके खर्चे बहुत ज्यादा हो जाएंगे, आपका प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा। तो किस तरह से आप यहाँ पर कंपेटिटिव एडवांटेज ले सकते हो, जब आप लो ऑपरेटिंग कॉस्ट को मेंटेन रखोगे, आपकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो लो है, व्हाइल इंक्रीजिंग रेवेन्यू, और साथ में आपको जो रेवेन्यू है वो भी बढ़ता रहना चाहिए, जो सेल्स है वो भी बढ़ती रहनी चाहिए। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट हमारा मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। हमें यहाँ पर स्टेजेस दी गई हैं, स्टेजेस ऑफ बायर सेलर रिलेशनशिप, और लिस्ट 2 में वी हैव कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग। तो स्टेजेस दी गई हैं, हमें उन स्टेजेस की कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ यहाँ पर इन्हें मैच करना है। तो 4 स्टेजेस यहाँ पर दी गई हैं, प्री रिलेशनशिप स्टेज, अर्ली स्टेज, डेवलपमेंट स्टेज एंड लॉन्ग टर्म स्टेज। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है पॉलिटिकल स्प्लाइस अटेम्प्टिंग टू रिड्यूस रिस्क ऑफ चेंज एंड टू शिफ्ट रिस्क, राइट। तो यहाँ पर जो रिस्क ऑफ चेंज होता है, जो कंज्यूमर एक रिस्क फील करता है जब भी वो किसी एक पर्टिकुलर जो बायर है जब भी किसी सेलर के साथ एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है, तो जो भी रिस्क ऑफ चेंज है, राइट, उसको रिड्यूस करने की स्टेज इसको रिड्यूस करने की कोशिश कौन सी स्टेज पे होती है, तो देखो ये होती है हमारे अर्ली स्टेज के ऊपर। इसके बाद है शेयर्ड म्यूचुअल डिपेंडेंस एंड हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट। हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट एंड म्यूचुअल डिपेंडेंस कब आएगी, लॉन्ग टर्म स्टेज में आएगी, राइट। नेक्स्ट इज कस्टमर कंसर्न्स अबाउट रिस्क ऑफ चेंज, राइट। सो कस्टमर रिस्क ऑफ चेंज के बारे में कंसर्न है, यानी कि कस्टमर यहाँ पर एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना चाहता है एक पर्टिकुलर सेलर के साथ में, और वहां पर उसे रिस्क लग रहा है। तो ये कब होगा, ये प्री रिलेशनशिप स्टेज में जो है वो होता है। नेक्स्ट है रिडक्शन अनसर्टेनिटी,
एंड डिस्टेंस। सो रिडक्शन अनसर्टेनिटी एंड डिस्टेंस ये कहां पर होगा? जो अनसर्टेनिटी है वो कब रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी? ये होगी आपकी डेवलपमेंट स्टेज के ऊपर। तो इस हिसाब से अगर हम देखें सो राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर 3, जहां पर फर्स्ट के साथ हमने मैच किया थर्ड को, राइट, बी के साथ मैच किया 1 को, सी के साथ मैच किया 4 को एंड डी के साथ मैच किया 2 को। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। तो देखिए यहां पर स्टेजेस ऑफ रिलेशनशिप डेवलपमेंट दी गई हैं, राइट। 5 स्टेजेस हमारे पास ये होती हैं, प्री रिलेशनशिप स्टेज, अर्ली स्टेज, डेवलपमेंट स्टेज, लॉन्ग टर्म स्टेज एंड फाइनल स्टेज। सो डिटेल में इन कैरेक्टरिस्टिक्स को आप यहां से पढ़ सकते हैं। Next question is an attacking strategy which involves introducing new products or technologies that rewrite the rules of competition in the market and avoid direct conflict with a rival is known as। So वो कौन सी attacking strategy है जहां पर हम नए products and technologies को introduce करते हैं मार्केट में और वहां पर कोई direct conflict हम अपने competitor के साथ नहीं करते हैं, but we rewrite the rules of competition। इस particular strategy को हम क्या बोलेंगे? ऑप्शंस दिए गए हैं, फ्लैंकिंग, बाईपास, एनसर्कलमेंट एंड गोरेला। तो देखिए इस तरह की स्ट्रेटेजी को हम बोलते हैं बाईपास अटैक स्ट्रेटेजी, राइट। सो राइट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब बाईपास अटैक स्ट्रेटेजी क्या होती है? बाईपास अटैक स्ट्रेटेजी में जो एक पर्टिकुलर कंपनी है वो डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट में नहीं आती है कंपटीटर के साथ, इसको लीप फ्रॉग अटैक स्ट्रेटेजी भी बोला जाता है, राइट। एक इनडायरेक्ट अप्रोच है कंपटीटर को चैलेंज करने की, जहां पर जो वीकर या फिर अनटैप्ड मार्केट्स होते हैं वहां पर कोई नया प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजी एक पर्टिकुलर कंपनी इंट्रोड्यूस करती है। सो इनडायरेक्ट तरीके से यहाँ पर कंपीट करा जाता है। इसके अलावा जो फर्स्ट ऑप्शन है देखिए यहाँ पर दिया गया है फ्लैंकिंग। फ्लैंकिंग एक कंपिटिटिव मार्केट स्ट्रेटेजी है जिसमें एक कंपनी जो है वो दूसरी कंपनी का जो वीक स्पॉट होता है उसको टारगेट करती है, वहां पर मैक्सिमम अटेंशन जो है वो देती है, राइट। एक पर्टिकुलर जियोग्राफिक रीजन में भी हो सकता है या एक पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट में भी हो सकता है, जहां आपका कंपटीटर वीकली परफॉर्म कर रहा है, उसका कोई वीक स्पॉट है, वहां पर आप कंपीट करने की कोशिश करते हैं, तो इसको बोला जाता है फ्लैंकिंग। इसके अलावा एनसर्कलमेंट एक स्ट्रेटजी हमारे पास होती है। एनसर्कलमेंट ये एक ऐसी कंपिटिटिव स्ट्रेटजी है, ऐसी अटैक स्ट्रेटजी है जहां पर जो मार्केट चैलेंजर होता है वो मार्केट लीडर को टारगेट करता है। देखो एक होता है मार्केट लीडर, एक होता है मार्केट चैलेंजर। जो मार्केट लीडर है वो मार्केट को लीड कर रहा है, जो चैलेंजर होता है इसमें कैपेसिटी होती है कि ये कल को लीडर बन सकता है। सो चैलेंजर जब लीडर को टारगेट करता है, उसके मार्केट शेयर को टारगेट करने की कोशिश करता है, तो इसको बेसिकली हम बोलते हैं एनसर्कलमेंट। और लास्ट स्ट्रेटजी यहाँ पर दी गई है गोरिल्ला। गोरिल्ला स्ट्रेटजी में जो मेन लीडर है उसको एक कंपनी टारगेट नहीं करती है, जबकि जो छोटे छोटे प्लेयर्स होते हैं उनको टारगेट करा जाता है। इसको गोरिल्ला अटैक स्ट्रेटजी बोला जाता है। सो इस क्वेश्चन में हमारा जो राइट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 2, बाईपास अटैक स्ट्रेटजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग आर द हॉलमार्क्स ऑफ इफेक्टिव मार्केटिंग मिक्स। तो इफेक्टिव मार्केटिंग मिक्स के हॉलमार्क्स जो है वो कौन कौन से होंगे ये हमें यहाँ पर बताना है। किसे हम बोलेंगे कि किस स्ट्रेटजी को हम बोलेंगे कि ये एक इफेक्टिव मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटजी है, हमारा मार्केटिंग मिक्स इफेक्टिव है। तो 5 स्टेटमेंट्स देखिए यहाँ पर दी गई हैं। सबसे पहले है द मार्केटिंग मिक्स मैचेस कस्टमर नीड्स। तो जो हमारा मार्केटिंग मिक्स है, हमारे 4 P's हैं या फिर 7 P's हैं, राइट, जो भी आपका मार्केटिंग मिक्स है डिपेंडिंग अपॉन द इंडस्ट्री एंड कंपनी। सो जो मार्केटिंग मिक्स है वो मैच करता है कस्टमर नीड्स को, तो यस उसे हम एक इफेक्टिव मार्केटिंग मिक्स बोलेंगे। सो ए हमारा यहाँ पर आएगा। ए का मतलब है सी, थर्ड कैन नॉट बी द आंसर, फोर्थ कैन नॉट बी द आंसर। बी इज द मार्केटिंग मिक्स इंश्योर हाई प्रोबेबिलिटी। सो हाई प्रोबेबिलिटी मार्केटिंग मिक्स इंश्योर करता है इरेलीवेंट, देखिए पॉइंट है। द मार्केटिंग मिक्स कंटेन्स अ कंपिटिटिव एडवांटेज। तो यस जो आपका मार्केटिंग मिक्स है वो आपको कंपिटिटिव एडवांटेज देना चाहिए। सो सी मस्ट बी देयर, राइट। सो सी भी हमारा यहाँ पर आएगा। सो ए और सी अगर आ जाएगा तो पहला भी हमारा आंसर नहीं होगा, आंसर में पता चल गया 2। और इसके अलावा जो पॉइंट हमारा होगा दैट वुड बी द मार्केटिंग मिक्स इज वेल ब्लेंडेड एंड मैचेस कॉर्पोरेट रिसोर्सेज। तो जो हमारा मार्केटिंग मिक्स है वो वेल ब्लेंडेड है, यानी कि सारे फीचर्स उसमें हमारे आ रहे हैं। कॉर्पोरेट जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको वो मैच भी करता है। सो डी भी आएगा। सो राइट आंसर विल बी ए, सी, डी। यहाँ पर लास्ट पॉइंट देखिए दिए गए हैं द मार्केटिंग मिक्स अडहर्स टू एथिकल प्रिंसिपल्स। सो कहने को आप कह सकते हो कि इफेक्टिव मार्केटिंग मिक्स में एथिकल प्रिंसिपल्स भी होने चाहिए, बट अगर हम इन सभी ऑप्शंस को पढ़ें तो ए, सी, डी के साथ ही हमें यहाँ पर जाना पड़ेगा। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2।
तो देखिए इफेक्टिव मार्केटिंग मिक्स में ये कुछ फीचर्स होते हैं। ये कस्टमर जो नीड्स हैं उनको मैच करता है, वेल ब्लेंडेड होना चाहिए, कॉर्पोरेट रिसोर्सेज को मैच करना चाहिए और हमें कंपटीटिव एडवांटेज प्रोवाइड करना चाहिए। अगर ये फीचर किसी मार्केटिंग मिक्स में होते हैं तो उसे हम इफेक्टिव मार्केटिंग मिक्स बोलेंगे। Next question is dash are the moral principles and values that guide behavior within the field of marketing and covers issues such as product safety, truthfulness in marketing, communication, honesty in relationship with customer, distributors, price issues and impact of marketing decisions on environment and society। चार ऑप्शंस हमारे पास हैं। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, मार्केटिंग एथिक्स, पोजिशनिंग प्रिंसिपल्स एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो देखिए मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विच इज मार्केटिंग एथिक्स। तो मार्केटिंग एथिक्स क्या होते हैं? मार्केटिंग एथिक्स हमारे कुछ मॉरल प्रिंसिपल्स हैं, कुछ वैल्यूज हैं जो मार्केटिंग में हमारे बिहेवियर को गाइड करते हैं, जिसमें क्या क्या आता है? प्रोडक्ट सेफ्टी, कि हमें प्रोडक्ट की सेफ्टी का ध्यान रखना है, कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट सेफ होना चाहिए, मार्केटिंग हमारी जो एक्टिविटीज हैं जो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं कंज्यूमर्स के साथ उसमें ट्रूथफुलनेस होनी चाहिए, जो हमारी रिलेशनशिप है विद कस्टमर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स उसमें ऑनेस्टी होनी चाहिए, प्राइसिंग हमें बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं करनी है, राइट, प्रेडेटरी प्राइसिंग नहीं करनी है। इसके अलावा मार्केटिंग डिसीजंस में जो एनवायरनमेंट है, जो सोसाइटी है, उसका भी ध्यान रखना है। तो ये सारे जो आते हैं वो मार्केटिंग एथिक्स में आते हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मार्केटिंग एथिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं। पहली स्टेटमेंट में दिया गया है द ओनली पर्पस ऑफ लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट इज टू कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज ऑफ मूविंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम फैक्ट्री टू कस्टमर्स। एंड सेकंड स्टेटमेंट है यहाँ पर लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट इज ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मार्केटिंग फंक्शन। राइट, तो ये जो पहली स्टेटमेंट है यहाँ पर बोला जा रहा है कि लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट का जो एकमात्र पर्पस है वो है जो मूवमेंट होती है प्रोडक्ट्स की फ्रॉम फैक्ट्री टू कस्टमर्स उसकी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना। तो हाँ, ये एक ऑब्जेक्टिव तो लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट का है, लेकिन सिर्फ यही पर्पस लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट का नहीं है। तो ये जो ओनली वर्ड यहाँ पर दिया गया है ये इस स्टेटमेंट को गलत कर देगा। राइट, सेम वे सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी गलत है। अगेन एक्सट्रीम वर्ड यहाँ पर ओनली दिया हुआ है। तो देखिए जो लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट है ये सिर्फ मार्केटिंग फंक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बाकी डिपार्टमेंट्स भी यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। राइट, तो इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत हो जाएंगी। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2 विच इज बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर इनकरेक्ट। Next question is arrange the following service gaps as per cervical approach in the logical sequence। तो देखिए यहाँ पर जो सर्विकल मॉडल है हमारा सर्विस क्वालिटी का, उसमें जो गैप्स दिए हैं, सर्विस गैप्स दिए हुए हैं, उनको हमें सीक्वेंस में यहाँ पर लगाना है। तो देखिए जो पहला गैप यहाँ पर सर्विकल मॉडल में होता है उसको हम बोलते हैं नॉलेज गैप। तो कौन सा स्टेटमेंट नॉलेज गैप को रिप्रेजेंट कर रही है? सो नॉलेज गैप को जो स्टेटमेंट रिप्रेजेंट कर रही है वो है बी, द गैप बिटवीन कस्टमर एक्सपेक्टेशंस एंड मैनेजमेंट परसेप्शन। इसके अलावा हम बात करें गैप 2 की, तो गैप 2 यहाँ पर होता है पॉलिसी गैप। पॉलिसी गैप रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेटमेंट नंबर डी को, द गैप बिटवीन मैनेजमेंट परसेप्शन एंड सर्विस क्वालिटी स्पेसिफिकेशन। थर्ड गैप की अगर मैं बात करूं तो थर्ड गैप हमारा होता है डिलीवरी गैप। डिलीवरी गैप देखिए स्टेटमेंट ए में दिया गया है, द गैप बिटवीन सर्विस क्वालिटी स्पेसिफिकेशन एंड सर्विस डिलीवरी। इसके अलावा फोर्थ गैप की बात करें तो वो होता है कम्युनिकेशन गैप, जो मेंशन है स्टेटमेंट नंबर ई में, जहां बोला जा रहा है द गैप बिटवीन सर्विस डिलीवरी एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। और जो लास्ट हमारा गैप सर्विकल मॉडल में होता है वो होता है कस्टमर गैप, जो दिया गया है स्टेटमेंट सी में, द गैप बिटवीन परसीव्ड सर्विस एंड एक्सपेक्टेड सर्विस। तो राइट सीक्वेंस हमारी यहाँ पर हो जाएगी, पहले आएगा बी, फिर आएगा डी, देन ए, उसके बाद ई एंड देन सी। और ये दिया गया है हमारे ऑप्शन नंबर 2 में, बी डी ए ई सी। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। Next question is the sales step in which salesperson learns as much as possible about a prospective customer before making a sales call is known as। तो हमसे पूछा जा रहा है कि सेल्स स्टेप में सेल्स का वो कौन सा स्टेप होता है जहां पर सेल्स पर्सन जो भी उसका प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है उसके बारे में वो जानता है कॉल करने से पहले। कॉल करने से पहले कस्टमर के बारे में जो डिटेल्ड रिसर्च एक सेल्स पर्सन करता है वो कौन से स्टेप में होता है? चार ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर दिए गए हैं, अप्रोच, प्रोस्पेक्टिंग, प्री अप्रोच एंड प्रेजेंटेशन। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा प्री अप्रोच। राइट, तो प्री अप्रोच में क्या करा जाता है, जो भी हमारा प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है जिसको हम कॉल करने वाले हैं, जिससे हम मिलने वाले हैं, उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करी जाती है और जो सेल्स पर्सन है वो जो उसका टारगेट कस्टमर है उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करता है, उसके बारे में रिसर्च करता है और उसके बारे में जानने की कोशिश करता है, और ये स्टेप हमारा होता है प्री अप्रोच। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3।
नेक्स्ट हमारा मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। रिटेल स्टोर के फॉर्मेट्स हमें दिए गए हैं, दूसरी तरफ प्रोडक्ट असॉर्टमेंट दी गई है कि किस तरह के प्रोडक्ट्स हमें वहां देखने को मिलते हैं, हमें इनको यहाँ पर मैच करना है। रिटेल स्टोर के जो फॉर्मेट्स दिए गए हैं उसमें हमारे पास है डिस्काउंट स्टोर, स्पेशलिटी स्टोर, कैटेगरी किलर एंड सुपर मार्केट, राइट। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कैटेगरी किलर की, कैटेगरी किलर कौन होता है, जो एक पर्टिकुलर कैटेगरी में ही डील करता है। तो वहां पर क्या होगा, प्रोडक्ट असॉर्टमेंट क्या होगी, नैरो होगी और बहुत डीप होगी। सो कैटेगरी किलर के साथ हम मैच करेंगे फोर्थ, यानी कि सी के साथ हमारा यहाँ पर मैच हो जाएगा फोर्थ, राइट। इसके अलावा सुपर मार्केट की अगर हम बात करें तो सुपर मार्केट में क्या होता है, सुपर मार्केट में जो प्रोडक्ट असॉर्टमेंट है वो ब्रॉड होती है बट डीप होती है, राइट। इसके अलावा स्पेशलिटी स्टोर की अगर हम बात करें तो अगेन स्पेशलिटी की बात आई है तो वहां पर भी जो प्रोडक्ट असॉर्टमेंट है वो नैरो होगी और डीप हो जाएगी, राइट। और डिस्काउंट स्टोर की अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट असॉर्टमेंट ब्रॉड एंड शैलो होती है। तो ये हमारे यहाँ पर राइट मैच होगा। सो क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विच इज ए के साथ 2, बी के साथ 1, सी के साथ 4 एंड डी के साथ 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टूल्स फॉर कंज्यूमर प्रमोशन। तो हमें पूछा जा रहा है कि कंज्यूमर प्रमोशन के टूल्स कौन कौन से हैं। सो देखिए, जब हम सेल्स प्रमोशन की बात करते हैं तो दो तरह के टूल्स वहां पर कंपनीज यूज करती हैं, कंज्यूमर प्रमोशन टूल्स एंड ट्रेड सेल्स प्रमोशन, राइट। सो कुछ ट्रेड प्रमोशन के भी टूल्स होते हैं। जो कंज्यूमर प्रमोशन टूल्स होते हैं वो टारगेट करते हैं इंडिविजुअल कंज्यूमर्स को, और होलसेलर्स और रिटेलर्स को टारगेट करते हैं ट्रेड सेल्स प्रमोशन टूल्स। तो हमें बताना है कि कंज्यूमर प्रमोशन टूल्स कौन कौन से होते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, प्राइस ऑफ रिफंड्स, कूपन्स, इवेंट स्पॉन्सरशिप एंड ऑफ इनवॉइस। देखिए अगर इन ऑप्शंस को हम यहाँ पर पढ़ें तो जो हमारे कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स होती हैं वो होते हैं रिफंड्स, कंज्यूमर को रिफंड भी दिया जाता है, कूपन्स भी कंपनी देती है और इवेंट स्पॉन्सरशिप्स भी कंपनीज करती हैं। लेकिन ये जो प्राइस ऑफ यहाँ पर दिया गया है और ऑफ इनवॉइस दिया गया है, ये ट्रेड सेल्स प्रमोशन टेक्निक है जिनका इस्तेमाल कंपनीज करती हैं होलसेलर्स और रिटेलर्स के लिए। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 4, विच इज बी सी डी only. Next question is, in which of the following segmentation criteria the predictability of consumer choice behavior is the highest। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि सेगमेंटेशन जो हमारा क्राइटेरिया होता है, जिसमें ये क्राइटेरियाज हमारे यहाँ पर आते हैं, साइकोलॉजिकल, डेमोग्राफिक, बिहेवियरल एंड जियो डेमोग्राफिक, उसमें जो प्रेडिक्टिबिलिटी है कंज्यूमर चॉइस बिहेवियर की वो कहाँ पर हाईएस्ट होती है, यानी कि कहाँ पर हम कंज्यूमर की जो चॉइस है उसको प्रिडिक्ट अच्छे से कर सकते हैं, हाईएस्ट वो कहां पर होती है, तो ये हाईएस्ट होती है बिहेवियरल सेगमेंटेशन में। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। तो ये इस पिक्चर से आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। नीचे हमारे पास देखिए यहाँ पर दिया गया है प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ कंज्यूमर चॉइस बिहेवियर और दूसरी तरफ दिया गया है ईज ऑफ कॉस्ट एंड मेजरमेंट, राइट। तो देखिए अगर हम कॉस्ट ऑफ मेजरमेंट की बात करें तो सबसे लो ये होती है डेमोग्राफी के केस में, लेकिन यहाँ पर जो प्रेडिक्टेबिलिटी है वो भी हमारे पास लो होती है। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे जो प्रेडिक्टेबिलिटी है कंज्यूमर चॉइस की वो यहाँ पर बढ़ती जाएगी, राइट। तो देखिए बिहेवियरल में जो हमारी प्रेडिक्टेबिलिटी है वो सबसे हाई होती है, इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर बिहेवियरल सेगमेंटेशन होगा। Next question is, which one of the advertising planning strategies is suitable for cars and appliances। तो देखिए अगर आपको कार्स और अप्लायंसेस की एडवर्टाइजिंग करनी है तो कौन सी एडवर्टाइजिंग प्लानिंग स्ट्रेटजी यहाँ पर सुटेबल होगी। चार ऑप्शन है हमारे पास, इंफॉर्मेटिव स्ट्रेटजी, इफेक्टिव स्ट्रेटजी, हैबिचुअल स्ट्रेटजी या फिर सेटिस्फेक्शन स्ट्रेटजी। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे यहाँ पर होगा इंफॉर्मेशन स्ट्रेटजी, ऑप्शन नंबर 1। तो देखिए यहाँ से आपको ये स्ट्रैटेजीज अच्छे से समझ में आ जाएंगी। यहाँ से आपको पता चलेगा कि कंज्यूमर किस तरह से जो एडवर्टाइजिंग इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोसेस करता है। तो दो पैरामीटर्स हमारे पास यहाँ पर होते हैं, थिंक एंड फील। थिंक में कंज्यूमर रैशनली यहाँ पर सोच रहा होता है, फीलिंग में इमोशनली सोच रहा होता है, इंट्यूटिवली सोच रहा होता है, और दूसरी साइड हमारे पास है हाई इन्वॉल्वमेंट एंड लो इन्वॉल्वमेंट। तो देखिए जब कंज्यूमर हाईली इन्वॉल्व होता है और रैशनली डिसीजन लेता है तो वहां पर इंफॉर्मेटिव स्ट्रेटजी आती है, जिसको हम इकोनॉमी की बोलते हैं। यहाँ पर कंज्यूमर प्रोडक्ट के बारे में जानता है, उसको फील करता है और फिर वो एक्शन लेता है। तो कार्स और अप्लायंसेस के केस में ये स्ट्रेटजीज आएगी, क्योंकि मनी इन्वॉल्व है तो हाई इन्वॉल्वमेंट होगी, राइट। और कार और अप्लायंसेस अगर आपको खरीदना है तो उसके बारे में सबसे पहले उसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में आप जानोगे, सिर्फ इंट्यूटिव फीलिंग के बेस के ऊपर डिसीजन नहीं लोगे, सबसे पहले आप उनकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में जानोगे। इसलिए इंफॉर्मेटिव हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसके अलावा
ऐसा सिनेरियो जहां पर कंज्यूमर इंट्यूटिवली डिसीजन लेता है लेकिन हाईली इन्वॉल्व होता है, उसको हम इफेक्टिव बोलते हैं, विच इज साइकोलॉजिकल। यहाँ पर कंज्यूमर सबसे पहले फील करता है, फिर प्रोडक्ट के बारे में जानता है और फिर एक्शन लेता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हैबिचुअल की, जिसको हम रिस्पॉन्सिव भी बोलते हैं। यहाँ पर कंज्यूमर रैशनली सोचता है बट इन्वॉल्वमेंट लो होती है, जहां पर कंज्यूमर जो है वो एक्शन पहले ले लेता है, फिर उसके बारे में जानता है प्रोडक्ट के बारे में, एंड देन फील। और अगर हम सेटिस्फेक्शन की बात करें, विच इज सोशल बिहेवियर, राइट, यहाँ पर कंज्यूमर इंट्यूटिवली डिसीजन लेता है, इन्वॉल्वमेंट भी लो होती है। सबसे पहले वो एक्शन ले लेगा, प्रोडक्ट को खरीद लेगा, देन फील आएगा, एंड एट द एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट के बारे में जानेगा। Next question is post-purchase consumers invariably experience cognitive dissonance, which is referred to as। तो जब भी हम किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं, जो हमारा पोस्ट परचेज बिहेवियर होता है, वहां पर हमें कई बार कॉग्निटिव डिसोनेंस होती है। तो हमें बताना है कि नीचे दी गई लाइन में से कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या है। अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस विद परचेज, सेकंड इज गेटिंग एंग्री विद द फर्म, third is a feeling of uncertainty about making a right decision, and fourth is a state of extreme satisfaction। तो ये cognitive dissonance होती है जब हमने कोई प्रोडक्ट खरीदा। अब प्रोडक्ट खरीदने के बाद हमें एक डिस्कम्फर्ट हो रहा है कि क्या हमने ये डिसीजन सही लिया या नहीं लिया, राइट। और इसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस, जो दिया गया है यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर 3 में। अ फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी अबाउट मेकिंग द राइट डिसीजन। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द की assumptions ऑफ बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स इज। तो हमें बताना है कि बीसीजी मैट्रिक्स की assumptions नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी है। चार ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पर दिए गए हैं। कैश फ्लो कैन बी इक्वेटेड विद प्रॉफिटेबिलिटी, सेकंड इज मार्केट शेयर हैज ए पॉजिटिव इफेक्ट ऑन कैश फ्लोज एज प्रॉफिट्स आर रिलेटेड टू मार्केट शेयर, थर्ड इज मार्केट शेयर एक्ट्स एज प्रॉक्सी टू competitive ग्रोथ, एंड फोर्थ इज मार्केट ग्रोथ रेट कैन नॉट बी यूज्ड एज प्रॉक्सी फॉर मार्केट अट्रैक्टिवनेस। तो देखिए जो हमारा बीसीजी मैट्रिक्स है, यहाँ पर हम दो अजम्पशन लेके चलते हैं। पहली हमारी अजम्पशन ये होती है कि अगर हमारा जो प्रॉफिट्स हैं वो बढ़ रहे हैं और ऐसे मार्केट में हम ऑपरेट कर रहे हैं जहां पर हमारा मार्केट शेयर भी ज्यादा है और ग्रोथ भी बहुत ज्यादा है, तो वहां पर जो हमारी ग्रोथ होगी, जो हमारे पास कैश जनरेट होगा, उसको हम यूज नहीं कर उसको हम उससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी उतनी नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी? क्योंकि जो हमारा जो कैश है उसको हमें क्या करना पड़ जाएगा, री इन्वेस्ट करना पड़ जाएगा, क्योंकि इस मार्केट में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। और दूसरी असम्पशन ये होती है कि जब हमारा मार्केट शेयर बड़ा होता है और ग्रोथ वहां पर लो हो जाती है, यानी कि कैश काउ सिनेरियो में, तो वहां पर हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारा मार्केट शेयर यहाँ पर ज्यादा होता है। तो सेकेंड ऑप्शन में यहाँ पर ये असम्पशन दी गई है कि मार्केट शेयर हैज ए पॉजिटिव इफेक्ट ऑन कैश फ्लोज एज प्रॉफिट्स आर रिलेटेड टू मार्केट share. Next question is, what are the different strategies firms reset टू प्राइसिंग टू कैप्चर। तो अगर प्राइसिंग की हेल्प से कंपनी वैल्यू कैप्चर करना चाहती है तो वो कौन सी स्ट्रेटेजीज को अपनाती है। तो पांच ऑप्शन है हमारे पास। चैलेंज द कॉस्ट रूट बाय आइडियोलॉजी एंड इन्फ्लेक्शन प्राइस पॉइंट, सेकंड इज ऑफरिंग लोअर और एगोर्सल प्राइस पॉइंट, थर्ड इज पेनिट्रेशन प्राइसिंग, फोर्थ इज व्हाट द ट्रैफिक इन बियर प्राइसिंग, एंड फोर्थ इज अब्जॉर्प्शन कॉस्ट प्राइसिंग। सो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 विच इज ए एंड बी ओनली। तो कंपनीज जब प्राइसिंग की हेल्प से वैल्यू कैप्चर करना चाहती है तो उस टाइम पर कंपनी जो कॉस्ट रूट है उसको चैलेंज करती है, राइट। कॉस्ट रूट को कैसे चैलेंज करती है, वो प्राइस को सेट कर देते हैं और फिर उसके हिसाब से देखते हैं कि कितनी कम कॉस्ट में हम प्रोडक्ट को बनाएं ताकि इस प्राइस पे प्रोडक्ट को सेल करके हम वैल्यू कैप्चर कर पाए। और लोअर प्राइस भी कई बार चार्ज करा जाता है, राइट। लोअर प्राइस चार्ज करके भी कंपनीज जो है वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती हैं, तो उसकी हेल्प से भी वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा इन्फ्लेक्शन प्राइस पॉइंट की यहाँ पर बात करी गई है। इन्फ्लेक्शन प्राइस पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो प्रोडक्ट है वो अफोर्डेबल हो जाता है कंज्यूमर के लिए, राइट। तो इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 विच इज ए एंड बी ओनली। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जहां पर हमने डिस्कस किए मार्केटिंग मैनेजमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। आई होप आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस इससे हुई होगी। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।